जय हिंद एवरीवन। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की इस सीरीज में हम एक और इवेंट लेकर आए हैं और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। ये उस कोल्ड वॉर के एरा का इवेंट है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसने अमेरिका की हार को दिखाया था। किसको दिखाया था? अमेरिका की हार को दिखाया था। 1955 से लेकर 1975 तक चलने वाली ये लड़ाई ये टीवी पर भी दिखाई गई थी, क्योंकि उस समय देखिए वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस समय क्या है, टीवी का भी मतलब ये था कि लोग लाइव टेलीकास्ट भी करने लगे थे। अब चीजों को लोग टीवी पर देखने लगे थे, टीवी के भी आविष्कार वगैरह हो चुके थे। तो अब उन्होंने इस वॉर को कहां देखा? टीवी पर भी देखा, जहां यूएस आर्मी वियतनाम के लोगों को परेशान कर रही थी, उन्हें फालतू में मारे जा रही थी। ये चीज वहां पर जब अमेरिका में भी हुई तो वहां भी इसका विरोध होने लगा कि भैया आप हो क्यों वहां पर, जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं वहां हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारे अमेरिकियों का जो हमारे सोल्जर्स वहां मारे जा रहे हैं, 60,000 से ज्यादा सोल्जर्स वहां पर मारे गए थे। चलिए क्या होता है इसमें, क्या क्या बात है, क्या क्या डोमिनो थ्योरी है इसकी, गल्फ ऑफ टॉमकिन क्या था, क्या क्या मेजर इवेंट्स रहे थे इस कोल्ड वॉर में, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे थे, अमेरिका को क्या मिला यहां से, और क्या चाइना को क्या मिला, रशिया को क्या मिला, और वियतनाम आज कैसा है। चलिए समझते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं वियतनाम वॉर से। मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताऊं आपको। क्या बताऊं? इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं। अगर आपको थोड़ा सा वियतनाम अगर आपको दिख रहा हो, ये जो रेड वाला एरिया है ये है नॉर्थ वियतनाम, ये जो साउथ वाला एरिया है ये है साउथ वियतनाम। अगर आप इनके कलर से पहचाने इन्हें तो जो कलर दिखा रहा है रेड, ये दिखा रहा है कम्युनिज्म को। किसको दिखा रहा है? कम्युनिज्म को दिखा रहा है। और जो ब्लू वाला एरिया है वो दिखा रहा है कैपिटलिज्म। क्या दिखा रहा है? कैपिटलिज्म दिखा रहा है, पूंजीवाद और साम्यवाद दिखा रहा है। इसी की तो लड़ाई थी, इसी की ही लड़ाई थी। चलिए बात आती है, चलिए थोड़ा सा यस 1850 से। कहां से आती है? 1850 में ये एक फ्रांसीसी कॉलोनी हुआ करता था। याद रखिए वियतनाम 1850 में किसकी? फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था। किसकी? फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था, क्योंकि फ्रांस ने इस पे जब कब्जा किया था तो कब्जा किस लिए किया था? कि उसको चाइना के साथ अपनी ट्रेड अच्छी करनी है। क्या अच्छी करनी है? ट्रेड को बेहतर बनाना है। प्लस वियतनाम के अंदर रिसोर्स बहुत अच्छे थे। क्या थे? रिच रिसोर्स हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने इस पर कब्जा किया और 1850 में इसको फ्रांसीसी कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, लेकिन यहीं पर बात आती है 1884 में। कहां पर बात आती है? 1884 की बात आती है, जब फ्रांस ने टोंकिन वाले एरिया को कब्जा किया। किसको कब्जा किया? टोंकिन को इन्होंने कैप्चर्ड किया। अच्छा, जब कैप्चर टोंकिन को कैप्चर किया और इस एरिया को कैप्चर करने के बाद इन्होंने इसका नाम रख दिया फ्रांस इंडो चाइना टेरिटरी। क्या रख दिया? फ्रांस इंडो चाइना टेरिटरी। ये इसका नाम इन्होंने रख दिया कि आज से ये क्या होगा? फ्रेंच इंडो चाइना टेरिटरी कहलाएगी। कौन सा? टोंकिन वाला एरिया कहलाएगी। चलिए फिर हालात क्या है जब हालात थोड़े और आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन हालात क्या था? 1840 के दशक में आते आते हालात थोड़े से बिगड़ने लगे। बिगड़ने यूं लगे क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता आ गई कि यार ये तो हमारा शोषण कर रहे हैं। चाइना को भी चीजें समझ आ गई। चाइना कह रहा था कि भाई यार ये तो यहां कब्जा ही करता जा रहा है। आज इसने टोंकिन पे कर लिया। टोंकिन का अगर मैं एरिया आपको बताऊं, टोंकिन का एरिया था ये वाला एरिया टोंकिन का एरिया था जिसपे ये कब्जा करके बैठे हुए थे। विजिबल नहीं है तो ये देखिए, क्या ये विजिबल है? तो इस वाले एरिया पे ये कब्जा करके बैठे हुए थे। हालात बिगड़े और हालात बिगड़े मतलब ये दौर चलता रहा। तो 1940s का, सॉरी 80s का समय नहीं था, 1940s का समय था जब हालात थोड़े बिगड़े और 1937 के अंदर भाई वॉर हो गया। किसके अंदर वॉर हो गया? चाइना और जापान का
वॉर हुआ और इसमें जापान जीत कर आ गया। आप जापान को हल्के में मत लीजिए। जापान अपने समय पर वो कंट्री रहा है जिसने अच्छे अच्छे देशों की नाक में दम कर दिया था। जापान ने ऐसी कोई कंट्री नहीं है उस पैसिफिक रीजन के अंदर जिस पर उसने राज ना किया हो। उसने रशिया को भी हराया है, चाइना को भी हराया है, फ्रांस को भी हराया है, वियतनाम को भी हराया है और सब पर राज किया है उसने। सोचिए। चलिए, तो 1937 में ये होता है और जापान इसमें क्या आता है, जीत कर आ जाता है। और जैसे ही जापान इसमें जीत कर आता है वैसे ही वो क्या करता है, उस एरिया पे कब्जा करके अपनी संप्रभुता घोषित कर देता है। क्या से मेरा एरिया है, सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि फिर जापान अटैक करता है किस पर, जापान अटैक करता है या वियतनाम पर। किस पर करता है, वियतनाम पर अटैक कर देता है और यहां पर भी वियतनाम पे अटैक करने के बाद इसको कैप्चर कर लेता है। इस एरिया को कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करते ही इसको ही बोलता है ऐसे मेरा एरिया है। यहां पर भी वो क्या करने लगता है, कैप्चर करके उसको हरा कर और वहां पर कब्जा कर लेता है। फिर आती है बात सितंबर की। कब आती है बात, बात आती है सितंबर की। चलिए फिर आती है बात सितंबर 1940s की बात आती है। 1940s की बात आती है। यहां पर फ्रांस और जापान के बीच में वॉर होता है। यहां पर भी जापान जीत जाता है और जापान जीतते ही वियतनाम पर पूरा कब्जा कर लेता है और वियतनाम पर कब्जा करते ही बोलता है कि भैया आज से ये मेरी टेरिटरी होगी और वहां पर अपनी कठपुतली सरकार बिठा देता है। क्या करता है, अपनी कठपुतली सरकार बिठाता है और उस कठपुतली सरकार कहां पर बिठाता है, वो वियतनाम को जीतते ही कठपुतली सरकार बिठाता है और उस कठपुतली सरकार का जो मुखिया होता है वो होता है बाओ दाई। कौन होता है, बाओ दाई। तो राजा बाओ दाई को वो वहां पर उसका क्या बनाया था, प्रेसिडेंट बना देता है। मतलब ये जापान के द्वारा बिठाई गई कठपुतली सरकार थी। चलिए, तो ऐसे ही फिर वर्ल्ड वॉर 2 के हालात थोड़े बिगड़ते हैं, लेकिन 1930s के टाइम पर एक आदमी निकल कर आता है जिसका नाम होता है हो ची मिन। हो ची मिन अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं। हो ची मिन ये है अपने हो ची मिन। तो कौन निकल कर आता है, अपने हो ची मिन निकल कर आते हैं। और याद रखना है, हो ची मिन अपनी एक पार्टी बनाते हैं। क्या पार्टी, पार्टी का नाम होता है इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ये हो ची मिन के द्वारा बनाई गई एक पार्टी होती है। ये हो ची मिन की पार्टी है और इसी की एक आर्मी भी होती है और उस आर्मी का नाम होता है वियत मिन। क्या होता है, वियत मिन इस फौज का नाम होता है। हालांकि ये जो फौज है इतनी ज्यादा अच्छे से काम नहीं करती है या कह सकते हैं इतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाती है, लेकिन यहीं पर चीजें जब निकल कर आती हैं, जब जापान जब यहां से जाता है, जापान जाता कैसे है, ये भी तो है ना कि जापान जाएगा कब, जब वो वर्ल्ड वॉर 2 में हार जाएगा। ये तो बात है कि नहीं है कि जापान कब जाएगा। हालांकि हो ची मिन की वियतनाम आर्मी थी, इसने काफी सारे हमले किए, इसने काफी सारे कह सकते हैं इसको परेशान किया। किनको परेशान किया, याद रखना, इन्होंने परेशान किया किसको, जापान की सेना को परेशान किया और काफी हद तक इनको परेशानी में डालते रहे। चलिए, लेकिन फिर वहां से जापान हटता है। कहां से, जैसे ही नॉर्थ वियतनाम से जापान हटता है वैसे ही हो ची मिन की जो सेना है जिसका नाम वियत मिन था वो हनोई शहर पर कब्जा कर लेती है। हनोई शहर पर कब्जा कर लेती है कौन सी, वियत मिन आर्मी, कह सकते हैं हो ची मिन की सेना वहां पर कब्जा कर लेती है। चलिए, फिर दौर ऐसे ही आगे बढ़ता है। 1945 का समय आता है और 1945 में जैसे ही परमाणु बम गिरता है, जैसे ही जापान 1940s के टाइम पर हार जाता है, क्या करता है, हार जाता है, वैसे ही
जापान के बाहर निकलते ही नॉर्थ वियतनाम पर कब्जा कर लिया जाता है, किसके द्वारा? वियत मिन की आर्मी के द्वारा। और वियत मिन की जो आर्मी है वो नॉर्थ वियतनाम को इंडिपेंडेंट घोषित कर देती है। क्या कर देती है? इंडिपेंडेंट घोषित कर देती है। और इंडिपेंडेंट घोषित करते ही कहती है आज से ये हमारा क्षेत्र है, इससे दूर रहिए आप। चलिए, लेकिन और फिर इसके जो पहले प्रेसिडेंट बनकर आते हैं वो कौन होता है? प्रेसिडेंट हो ची मिन। कौन होते हैं? हो ची मिन नॉर्थ वियतनाम के पहले प्रेसिडेंट होते हैं। साउथ वियतनाम का कौन था ये प्रेसिडेंट? अरे भाई वही बाओ दाई। कौन था? बाओ दाई। अच्छा, ये थोड़ा सा आप इसको समझिए कि जो साउथ वियतनाम था इसके अंदर बैठे थे बाओ दाई, जो किसको, जो कि वो बिठा के गए थे, अपने जापान वाले बिठा के गए थे। नॉर्थ वियतनाम के अंदर कौन थे? हो ची मिन हुआ करते थे। कौन थे? हो ची मिन। अब इन दोनों की क्या है? आइडियोलॉजी अलग थी, पर इनका एम था वो एक ही था। इनका मानना यही था दोनों का कि वियतनाम को एक माना जाए, कि वियतनाम को एक ही माना जाए, वियतनाम ही माना जाए। लेकिन इनका मानना क्या था? वियतनाम को एक हो, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। साउथ वियतनाम के अंदर जो लोग थे, आप कह सकते हो जो नेता था, वो कैसा था? वो था कैपिटलिस्ट। कैसा था? कैपिटलिस्ट था वो, तो मतलब पूंजीवादियों का था। और नीचे वाले थे कम्युनिस्ट, वो थे साम्यवादी विचारधारा के लोग थे। बस विचारधारा की लड़ाई पूरे कोल्ड वॉर में चलती रही है, जो कि हमें वियतनाम के अंदर भी देखने को मिलती है। चलिए, इसी तरह उन्होंने अपनी आजादी घोषित की, और इस आजादी को घोषित करते उन्होंने कहा कि जैसे 1776 के अंदर अमेरिका आजाद हुआ था, अमेरिका ने संघर्ष किए थे, अमेरिका की आजादी के समान ही इन्होंने अपनी आजादी बताई। उन्होंने कहा जैसे आजाद हुआ अमेरिका, वैसे ही हम भी आजाद हुए हैं, और हम भी कैसे हैं? अमेरिका के आजाद हुए देश हैं, हमने भी काफी संघर्ष किया है। तो अमेरिका के समान आजादी बताते हुए वियतनाम ने अपनी आजादी घोषित कर दी, नॉर्थ वियतनाम ने। चलिए, तो ऐसे ही साउथ वियतनाम में भैया किसका शासन था? बाओ दाई का शासन था। क्या बताया था मैं? बाओ दाई का साउथ वियतनाम के अंदर शासन था, और प्लस में फ्रांस भी चल रहा था। क्या था भैया? प्लस में फ्रांस भी चल रहा था। दोनों ही इसके अंदर बैठे थे, कैपिटलिस्ट थे ना, तो एक दूसरे की मदद तो करेंगे, सिंपल सी बात है ना। चलिए, फिर क्या हुआ? अब मौके की तलाश हुई। क्या हुआ? मौके की तलाश हुई। मौके की तलाश में आप देख सकते हैं ये जो वियतनाम है ये वाला। अब मौके की तलाश में क्या हुआ? ये जो एरिया आपको दिख रहा है ऊपर, चाइना है। ये क्या है? ये चाइना का एरिया है, और चाइना अपने एक्सपेंशन पे था, तो चाइना ने क्या किया? ऊपर से कर दिया हमला। ऊपर से जैसे ही हमला किया, वैसे ही यहां क्या देखने को मिला भैया कि अरे अब जो हो ची मिन थे वो तो भैया रूठ गए। उन्होंने कहा यार हम आपकी विचारधारा को ऊपर लेके जा रहे हैं और आप मेरे पे हमला कर दिया है, लेकिन चाइना को अपनी टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन था बढ़ाते जा रहा था, टेरिटरी को एक्सपेंड करते जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया हम तो इन पे कब्जा कर दिया। जैसे हमला किया तो यहां से हो ची मिन भागते हुए आए साउथ वियतनाम में, और साउथ वियतनाम में आते उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, अब हमारी करो मदद। तो उन्होंने फ्रांस से मदद मांगी। किससे मांगी? फ्रांस से अपनी मदद मांगी। फ्रांस से मदद मांगी, जिसके चलते फ्रांस से मदद मांगी, और फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने मदद की, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं की। और फिर लास्ट में जब हो ची मिन निकल कर आए, तो हो ची मिन ने यह कहा कि हम वियतनाम को पूरा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जिससे परेशान होगा ना यार कि चाइना भी हमला कर रहा है, नीचे ब्रिटिशर्स भी हमला कर रहे हैं, ऐसा करते हैं जो एरिया जो है ये वाला वियतनाम वाला हमें से एक करना है, आज से ये पूरा वियतनाम कहलाएगा। लेकिन फ्रांस इसके ऊपर एग्री नहीं हुआ, और फ्रांस का और वियतनाम का वॉर हो लेता है। यहाँ पर किसका वॉर होता है? फ्रांस और वियतनाम का वॉर होता है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि जो वियतनाम था, जो आपको वियतनाम दिख रहा है, कि जो वियतनाम था, वियतनाम के अंदर जो लड़ाके थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना, मॉडर्न वॉरफेयर का इतना अच्छे से यूज नहीं जानते थे। वो सिर्फ और सिर्फ क्या जानते थे? वो सिर्फ गुरिल्ला वॉरफेयर जो कहते हैं देहाती तरीके से या लोकल तरीके से जिस तरीके यूज करते हैं वॉर का, तो वो जानते थे, लेकिन इसका यूज करना नहीं जानते थे। लेकिन यहीं पे पासा पलटता है। पासा क्या पलटा भैया? फ्रांस जीत गया। फ्रांस को मॉडर्न वॉरफेयर बहुत अच्छे से आता था,
तो भैया फ्रांस इसके अंदर जीत गया, दोबारा से अपनी सरकार बनाने में कायम रहा। फ्रांस जैसे, फ्रांस जापान से हार गया, सबसे हार गया भैया, अलग बैठा हुआ कोने में बावदाई की सरकार के नीचे काम कर रहा है ना। तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस इस वॉर में जीत गया, फ्रांस की बल्ले बल्ले। और कहता रहा हूं फ्रांस और ब्रिटेन उन्होंने राज किया है हर जगह, और किसी ने राज नहीं किया है ना। चलिए, और याद रखना, और बाई दाई को इन्होंने अपना क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया फ्रांस ने, किसका, साउथ वियतनाम का। अगर आपको ये वाला एरिया दिख रहा हो, इस लाइन को ऐसे देखिए, ये वाला एरिया जो है ये साउथ वियतनाम है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है वो नॉर्थ वियतनाम है, जो भी है ये वाला, है ना। तो इन्होंने कहा कि भैया ये वाला जो एरिया है वो नॉर्थ वियतनाम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, इसको हम अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। तो साउथ वियतनाम के अंदर इनकी राजधानी क्या बनी, सगोई इनकी राजधानी बनी। क्या बनी, शंघोई इनकी राजधानी बनी, ठीक है। अब साइगोन, साइगोन कहते हैं जिसे हम, क्या बने, साइगोन इसकी राजधानी बनी, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो बावदाई निकल कर आए। चलिए, अब बावदाई प्रेसिडेंट, किंग बावदाई को प्रेसिडेंट बनाया गया। हालांकि दोनों का क्या था, एम तो एक ही था, लेकिन विचारधारा अलग थी। ये थे कम्युनिस्ट वाले, ये थे कैपिटलिस्ट वाले, बस। लेकिन चाहते दोनों का एम एक ही था, विजन एक ही था कि भैया हमको वियतनाम को एक करना है, बस, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब 1949 के अंदर क्या होता है, देखिए, अब 1949 के अंदर भाई चाइना आजाद हो जाता है। चाइना क्या होता है, आजाद होता है। और चाइना आजाद होते ही किसकी, माओ की सरकार बनती है, माओ जेडोंग की सरकार बनती है, मतलब माओ के नेतृत्व में ही चाइना आजाद होता है। अब वही बात है कि भैया अब यहां से माओ जेडोंग निकल कर आ गए। और माओ जेडोंग ने क्या किया, अपने माओ जेडोंग ने जब नीचे साउथ वियतनाम जो है, यहां पर माओ जेडोंग ने आते ही अपनी रिलेशन अच्छा स्टार्ट कर दिए नॉर्थ कोरिया, उसे नॉर्थ वियतनाम से। नॉर्थ वियतनाम से इन्होंने अपने रिश्ते अच्छे करना स्टार्ट कर दिए, और इन्होंने कहा कि भैया ठीक है, नॉर्थ वियतनाम की हम क्या करेंगे, हम हेल्प करेंगे। तो नॉर्थ वियतनाम की हेल्प के लिए कौन निकल कर आया, अपने माओ जेडोंग निकल कर आया। चाइना और रशिया की हेल्प से नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर हमला कर दिया। क्या कर दिया, नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर हमला कर दिया, चाइना और रशिया की हेल्प से। अब इससे क्या हुआ, और हमला करते ही उस पर कब्जा कर लिया। ये बात है 1954 की। 1954 की इन्होंने साउथ वियतनाम पर कब्जा कर लिया, बहुत जल्दी ही इन्होंने कब्जा कर लिया था। चलिए, अब 1954 के लास्ट तक आते आते भैया, 1954 के लास्ट तक आते आते इन्होंने भैया यहां से जो फ्रांस वाले थे, कौन थे, जो फ्रांस वाले थे वो तो ये हार गए यहां से। वो कहने लगे भैया अब हमसे कुछ नहीं होने वाला, अब ऐसा करते हैं ट्रीटी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक ट्रीटी कर लेते हैं। तो फिर ये ट्रीटी करते हैं जिसको कहा जाता है वियन्ना अकॉर्ड कहा जाता है, जेनेवा अकॉर्ड। क्या कहा जाता है, जिनेवा अकॉर्ड कहा जाता है, जिनेवा अकॉर्ड कहा जाता है। इन्होंने इसमें डिसाइड किया कि जो वियतनाम है उसको हम दो भागों में बांटेंगे, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। वियतनाम को हम दो भागों में बांटेंगे। और याद रखना ये ऐसे ही, और जो 17 पैरेलल लाइन जो है, क्या है, 17 पैरेलल लाइन जो है वो इसका बॉर्डर होगी। आपको दिख रही है ना, वो 17 पैरेलल लाइन है जो इसका बॉर्डर कहलाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 17 पैरेलल लाइन इनका बॉर्डर कहलाएगी, जो कि जिनेवा अकॉर्ड के अंदर हमको देखने को मिलता है। और याद रखना, नॉर्थ वियतनाम के अंदर जो गवर्नमेंट होगी वो हो ची मिन के द्वारा चलाई जाएगी, और जो साउथ वियतनाम के अंदर होगी वो यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से, मतलब वही उनके हिसाब चलाई जाएगी, बावदाई के हिसाब चलाई जाएगी। ये बात निकल कर आई। हालांकि ये ऑफिशियली लाइन खींची नहीं गई थी, बस ये इमेजिनरी लाइन थी एक दूसरे के लिए। लेकिन यहां पर थोड़ी दिक्कत क्या आई, चैन तो किसी को भी नहीं है ना, सब अपनी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। किसी को कोई शांति पड़ी है, किसी को कोई शांति नहीं है। सब चाहते हैं ये एरिया मेरे में आ जाए, वो एरिया मेरे में आ जाए। और इस जो ये जो अपनी मीटिंग हुई थी, इसके अंदर काफी सारी कंट्रीज आई थी जिनेवा अकॉर्ड के अंदर। इसके अंदर देखिए आप, चाइना था, रशिया था, यूके था, फ्रांस था, लाओस थे, कंबोडिया था, थाईलैंड था, है ना, लाओस कंबोडिया थे, थाईलैंड तो नहीं था, और वियतनाम, ठीक है ना। चाइना, रशिया, अमेरिका, यूएस, फ्रांस, और क्या अभी रशिया, ठीक है, और अपने वियतनाम जो खुद पार्टी है वो, और कंबोडिया और लाओस, ये इसके अंदर आए हुए थे। उन्होंने कहा हमें एशिया के अंदर क्या चाहिए, हमें एशिया के अंदर पीस चाहिए। क्या चाहिए हमें, एशिया के अंदर
पीस चाहिए, इसीलिए यहां बैठे हुए हैं। ठीक है, ये बात इनके अंदर जिनेवा अकॉर्ड 1954 के अंदर निकल कर आती है। लेकिन वही बात है ना, किसी को शांति नहीं है, सबको अपना अपना एक्सपेंशन बढ़ाना है, सबको अपनी सरकार बनानी है। चलिए फिर आगे बात बढ़ती है और ट्रूमैन निकल कर आते हैं, हेनरी ट्रूमैन। ये कौन है? नहीं, चलिए। कोल्ड वॉर की राइवलरी बढ़ती रहती है और कोल्ड वॉर की राइवलरी में हमने क्या देखने को मिलता है? हमें एक डोमिनो थ्योरी देखने को मिलती है। डोमिनो थ्योरी वही है कि जहां पर चाइना ने यह कहा, यूएस का मानना यह था कि अगर एक बार कोई विचारधारा, जैसे विचारधारा का मतलब जो कि उन्होंने कहा था कम्युनिस्ट के लिए, किसके लिए कहा था? कम्युनिज्म के लिए कहा था। उन्होंने कहा था अगर यूनाइटेड नेशन शांत बैठा रहेगा और कम्युनिज्म किसी एक देश पर भी हावी हो गया तो वो बाकी और देशों पे भी हावी हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने इसी डोमिनेंट थ्योरी को लेते हुए चले कि हमें कम्युनिज्म को स्प्रेड नहीं करना है, कम्युनिज्म को स्प्रेड नहीं होने देना है, क्योंकि कम्युनिज्म अगर एक जगह आ गया तो बाकी जगह भी आता जाएगा। इसीलिए फिर यहां एंट्री होती है अमेरिका की। डोमिनो थ्योरी में यही था कि भैया कम्युनिज्म को आगे नहीं बढ़ने देना है, फिर यहां पर अमेरिका एंट्री करता है। अभी तक फ्रांस और क्या कहते हैं जापान और नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम इनमें चल रहा था और चाइना वगैरह बस। लेकिन यहीं पे कम्युनिज्म को पीछे करने के लिए कौन निकल कर आया? अपने निकल कर आए यूएसए वाले अंकल सैम। बस अब अंकल सैम ने कहा जो होगा मेरे मुताबिक होगा, जो होना होगा मैं करूंगा। चलो अब यहां से एंट्री होती है अमेरिका की और अमेरिका ने अब चाल चलना स्टार्ट किया। अमेरिका में नॉर्थ वियतनाम के अंदर एक नेता थे। कौन थे भैया? एक नेता हुआ करते थे। नेता, उन नेता का नाम क्या हुआ करता था? उनका नाम हुआ करता था नौ दिन, लिखा हुआ इसमें नौ दिन जेम उनका नाम हुआ करता था, 9 दिन जेम। अब 9 दिन जेम को अमेरिका ने बनाया अपना एजेंट, अपना खुफिया एजेंट बनाया और 9 दिन जेम के माध्यम से उन्होंने साउथ कोरिया की सरकार गिरा दी। और कौन आकर बैठ गया? अपना भाई साहब आकर बैठ गए। 9 दिन जेम आकर बैठ गए क्योंकि जो 9 दिन जेम थे वो एक क्रिश्चियन थे। कौन थे? वो एक क्रिश्चियन थे। और याद रखना आपको, जो वियतनाम के अंदर जो सरकार थी या फिर वियतनाम के अंदर पॉपुलेशन थी, वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन कैसी थी? बौद्धिस्ट थी। किसको मानती थी वो? बुद्धिज्म को मानती थी। और बुद्धिज्म को मानने वाली सरकार थी वहां पर, मतलब पहले थी। अब जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन कैसी थी? मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहां की बौद्धिज्म को मानती थी। नेता उनका क्रिश्चियन था। तो जो 9 दिन जेम थे ये एजेंट भी था अमेरिका का। और जो 9 दिन जेम थे उन्होंने बौद्धिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया और हजारों लोगों को मार दिया। हजारों लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसे क्रिश्चियन ही पसंद थे। क्रिश्चियन पसंद था, बौद्ध नहीं थे पसंद। तो उन्हें काफी उत्पीड़न किया, लोगों को कुचलना स्टार्ट किया, इतने लोगों को मारा इसकी कोई सीमा नहीं थी। काफी सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 1958 के अंदर इसी चीज के चलते नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में वॉर हो लेता है। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के अंदर वॉर छिड़ जाता है ऑफिशियली रूप से। मतलब 1959 से अमेरिका ने अपनी एंट्री करना स्टार्ट कर दी और फिर यहां पर वॉर होना स्टार्ट हो गया था। चलिए अब हो ची मिन थे, उन्होंने अपनी एक और पार्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हो ची मिन अपनी एक और पार्टी बनाते हैं और उसका नाम होता है लिबरेशन फ्रंट। कम्युनिस्ट और लिबरेशन फ्रंट इसका नाम होता है। क्या होता है? लिबरेशन फ्रंट इसका नाम होता है। लिबरेशन फ्रंट इसका नाम होता है। और इसके अंदर वो लोग थे, कुछ कम्युनिस्ट लोग थे प्लस कुछ नॉन कम्युनिस्ट। अच्छा, नॉन कम्युनिस्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि इसके अंदर कैपिटलिस्ट थे। कम्युनिस्ट लोग, एक तो वही कम्युनिस्ट लोग नॉर्थ वियतनाम वाले, दूसरे नॉन कम्युनिस्ट का मतलब जो अपने देश से प्यार करते थे, अपने देश को एक करना चाहते थे, यानी कैपिटलिज्म पसंद नहीं था। वो लोग जो कम्युनिस्ट भी नहीं थे, कैपिटलिस्ट भी नहीं थे, वो नॉन कम्युनिस्ट लोग इसके अंदर ऐड हुए। ठीक है, तो नेशनल जो लिबरेशन फ्रंट था उसके अंदर कम्युनिस्ट एंड नॉन कम्युनिस्ट लोगों को इसने ऐड करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हो ची मिन ने अपनी एक नई पार्टी बनाकर और दिसंबर 1960 में अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया।
1960 के अंदर अमेरिका ने भी अटैक किया, इन्होंने भी इनके ऊपर अटैक कर दिया। भैया आप हमारे देश में कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो आप हमारे देश में। चलिए, तो फिर ये चीज निकल कर आती है। लेकिन अमेरिका ने जैसे अटैक किया तो अमेरिका के अटैक से काफी लोग मरे। क्या मरे? काफी सारे लोग मरे। अमेरिका के अटैक से हजारों लोग मरे। अमेरिका ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो विलेजर्स हो, ठीक है, चाहे वो टाउन में रहने वाले लोग हो, बेकसूर लोगों को भी उसने मारना स्टार्ट कर दिया। उसने किसी को नहीं छोड़ा। अमेरिका की ये सारे उत्पीड़न देखकर वहां के जो लोग थे, अमेरिका के अंदर ही इनका जो कह सकते हैं क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट हो गया था, इनकी आलोचनाएं होना स्टार्ट हो चुकी थी। अब अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने वियतनाम, क्योंकि अमेरिका में ये लाओस और कंबोडिया और अपना वियतनाम, तीनों के अंदर चाहे आप लाओस ले लो, कंबोडिया ले लो या फिर वियतनाम, इन तीनों के अंदर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। क्या है? जंगल बहुत ज्यादा है। अब फॉरेस्ट ज्यादा होने की वजह से यहां पर जो लड़ाके थे कहीं भी छुप जाया करते थे, कुछ भी क्या करते थे, तो उन्होंने यहां पर कम से कम हजारों टन क्या डाला इन्होंने? ऑरेंज केमिकल डाला। क्या डाला? एक ऑरेंज केमिकल डाला जिससे वहां के जंगल नष्ट हो। और उस मतलब आप ये देखिए, अमेरिका की आयरनी देखिए कि अमेरिका एक तरफ ये कहता है कि हमने इराक के ऊपर इसलिए हमला किया क्योंकि वो मास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रख के बैठा हुआ था, मतलब केमिकल वेपन रख के बैठा हुआ था। लेकिन यहीं पर आप इनकी हिपोक्रेसी देखिए, इन्होंने ही सबसे पहले किस चीज का यूज किया? केमिकल वेपन का यूज किया, जो कि वहां के जंगलों को उन्होंने खत्म कर दिया, लोगों को मार दिया, काफी सारे लोगों की हत्याएं हुई है वहां पर। अभी आंकड़ा बताऊंगा मैं आपको, आप कहोगे कि कितने ज्यादा लोगों की हत्या हुई है। चलिए, तो वहां पर ये किया। और याद रखना, जैसे ही ये सारी घटनाएं होकर आती हैं वैसे ही लोगों का गुस्सा और ज्यादा फूटता है, और ज्यादा फूटता है। तो वहां पर जो उनके 9 दिन जेम जो है, 9 दिन जेम जो राष्ट्रपति बनकर बैठे हुए थे साउथ वियतनाम के अंदर, उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, या उनको मार दिया जाता है। क्योंकि पता चलता है एक एजेंट भी थे, दूसरे देशद्रोही भी थे, तीसरे ये बौद्धिस्ट के ऊपर ज्यादा उत्पीड़न कर रहे थे, ज्यादा उनको परेशान किए जा रहे थे। तो ये कहीं किसी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हुए तो किसी के होने भी नहीं चाहिए। चलिए, तो इनको मार दिया गया। तो 9 दिन जेम को मार दिया गया, बेरहमी से मार दिया गया था। यानी ऐसे लोगों को मार देनी चाहिए, है ना? वो हुआ। उसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जॉन एफ कैनेडी जो थे, कौन थे? जॉन एफ कैनेडी जो थे, उनकी भी हत्या हो जाती है। और ये आज तक सबसे ज्यादा मिस्टीरियस केस है कि भैया अमेरिका के प्रेसिडेंट की हत्या हो गई और जॉन एफ कैनेडी की आज तक ये नहीं पता चल पाया कि मारा किसने था। आज तक मारा किसने था ये नहीं आता पता चल पाया, वो आदमी नहीं पकड़ में आ पाया। और ये भी नहीं पता चल पाया कि मारा भी क्यों था, ना किसने मारा ये पता नहीं चल पाया, और क्यों मारा था ये भी नहीं पता कर पाए अमेरिका की खुफिया एजेंसी। हालांकि कहा यह जाता है कि जॉन एफ कैनेडी को मारने के पीछे सीआईए का हाथ था। किसका हाथ था? सीआईए का हाथ था, क्योंकि सीआईए की बात नहीं मानी। ये जो क्या कहते हैं, बे ऑफ पिग्स में इनका फेलियर हो गया था क्यूबा के अंदर, वहां मना किया था सीआईए, लेकिन इन्होंने जिनकी जिद के चलते ये सारी चीज देखने को मिली, इसलिए ये इनको मार दिया गया। ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बाकी देखते हैं। चलिए, फिर जॉन एफ कैनेडी की हमला होता, जॉन एफ कैनेडी को मार दिया जाता है। लेकिन उस टाइम बाद एक और काम होता है, टोंकिन इंसिडेंट भी होता है। क्या होता है? टोंकिन इंसिडेंट होता है, जहां पर कुछ वियतनाम के अटैकर्स नेवल शिप जो होती है यूएस की, उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे अमेरिका बड़ा बौखला जाता है। अमेरिका बहुत ज्यादा बौखला जाता है और अपनी तरफ से फिर वो क्या करता है, गल्फ ऑफ टोंकिन में, मतलब अपनी तरफ से कांग्रेस में एक बिल पास करता, कहता है, रेजोल्यूशन पास करके कहता है टोंकिन के ऊपर अब हमको हमला कर देना चाहिए। जो जॉनसन थे, जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी तरफ से मरीन कमांडो को भेजा। कितने मरीन कमांडो को? 3500 मरीन कमांडो को यहां पर भेजा।
3500 मरीन कमांडो को इन्होंने वियतनाम के अंदर उतार दिया। और सबसे बड़ा लार्ज स्केल मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट अब यहां पर हो चुका था। सोचिए, मरीन कमांडो यूएस के वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एलीट कमांडोज में आते हैं, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल कमांडोज में आते हैं। वो कमांडोज कहां पहुंच चुके थे? अब यहां पहुंच चुके थे वियतनाम के अंदर। सोचो अभी कितनी तबाही मचाएंगे। और ये बात अभी एक इंसिडेंट और हुआ था, माय लाई करके था, उसको बताऊंगा मैं कितनी ज्यादा इन्होंने क्रूरता दिखाई थी इन्होंने वियतनाम के ऊपर। चलिए, मरीन कमांडो को भेजा, और याद रखना वियत कॉलोनी अरे यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए, और फिर यहां पर और भी पहले से भी कुछ यूएस के सोल्जर्स थे, यूएसए के यहां पर पहले से भी सोल्जर्स थे, लेकिन टोंकिन की हत्या, जब टोंकिन वाला कांड हुआ तो उसके बाद क्या देखने को मिला, इन्होंने मरीन कमांडो भी भेजे। लेकिन याद रखना उनकी जो वियत कॉलोनी थी स्ट्रांग भी थी, जिसके चलते उन पे हमले होते रहे यूएस के ऊपर, और यूएस के इस समय तक 15,000 सोल्जर्स मारे गए। कितने? 15,000 सोल्जर्स को मारा गया इस टाइम पीरियड तक, जिसके चलते अमेरिका के अंदर ही इनका विरोध होने लगा। अमेरिका के अंदर ही लोग इनसे कहने लगे, भाई हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है यहां पर, वियतनाम में आप कर क्या रहे हो। अमेरिका के अंदर इतने प्रोटेस्ट होने लगे, इनको भैया इनके चुनाव हार गए थे, ये है ना, ये चुनाव हार चुके थे अपना, इतना ज्यादा इनका क्रिटिसिज्म हुआ, ये चुनाव हार गए थे, और इनकी जगह रिचर्ड निक्सन निकल कर आते हैं फिर, है ना। चलिए, तो भाई याद रखना है इनका इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि फिर आगे चल के चुनाव भी हार गए। और ये जब हमारा यहाँ पर पब्लिक ने ये कहा, पर दुनिया ही बोल रही है तुम्हारा वह है क्या भाई, तुम्हारे बॉर्डर शेयर वहां होता नहीं है, तुम्हारा कोई वहां पर फंसा है नहीं, तो तुम करना क्या है उस जगह पर। लोग भी ये कह रहे थे तुम्हारे क्या इंटरेस्ट है वहां पर, लेकिन इंटरेस्ट कुछ नहीं है, लड़ाई है हेजीमनी की। अगर मैं यहां हार गया तो कल को ये कब्जा कर लेंगे, लोग बोलेंगे भी अमेरिका हार गया। और अमेरिका वाकई में जब यहां से निकला था ना, तो वो हार कर ही निकला था, हार मान कर ही निकला था। आज तक अमेरिका ने जहां जहां लड़ाई लड़ी है वहां से वो हार कर ही निकला है। चाहे आप इराक ईरान का वॉर देख लीजिए, जहां पर अमेरिका बीच में टांग फंसाया था, इराक यूएसए का इराक और अमेरिका का वॉर देख लीजिए, इराक अपना अफगानिस्तान और यूएसए का वॉर देख लीजिए, वियतनाम वॉर देखिए, कोरिया वॉर देखिए, जो वॉर देखना है वो देख लीजिए भैया, इराक अपना यूएसए है हर जगह से हार कर निकला है। चलिए देखते हैं, अब यहां पर इनकी भैया क्रिटिसिज्म होने लगा था। अब फिर एक काम और हो गया यहां पर, माय लाई करके एक इंसिडेंट और हो चुका था यहां पर, माय लाई करके यहां पर एक और कांड हो चुका था। वो क्या था कि यहां पर जो अमेरिकी सैनिक थे, इन्होंने जो यूएसए के जो यहां पर ट्रूप्स थे, उन्होंने विलेजेस में घुसकर, गांव में घुसकर, विलेजेस में घुसकर 500 से ज्यादा लोगों को बंदूक की नोक पर मार दिया था। मतलब घर से निकाला, गोली मारी, घर जला दिया। और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, और ये टीवी पर चल रहा था, लाइव चल रहा था ये। इससे ज्यादा लोग और आहत हुए कि ये आप वहां शांति करने गए हैं क्या? वहां पर आप शांति के लिए नहीं गए हैं, आप वहां पर लोगों को मारने के लिए गए हैं। अब ये बताइए, कोई महिला, कोई बच्चे अंदर रह रहे हैं, आप उनको बाहर निकाल रहे हैं, पहले घर जला रहे हैं, फिर गोली मार रहे हैं, ये क्या है? ये कि ये शांति को बढ़ावा देना हुआ क्या? नहीं। तो इस वजह से उनका और ज्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा। अब आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट लॉस्ट 58,000, मतलब 58,000 सोल्जर्स, थोड़ा हिंदी कमजोर है तो, है ना, 58,000 सोल्जर को, 58,000 सोल्जर बहुत होते हैं भाई, 60,000 सोल्जर के लगभग मारे गए थे टोटल में, सोचिए। चलिए देखते हैं, अब 1968 का समय आता है, और रिचर्ड निक्सन, मैंने क्या बताया था, जो रिचर्ड निक्सन थे वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप यहां पर करके, अपोजिशन में बैठे हुए थे ना ये तो, अब इनका कर क्या रहे हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है, और आप यहाँ पर बहुत ज्यादा कह सकते हैं उत्पीड़न कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों को मार रहे हैं। लेकिन इसी चलते चुनाव हारते हैं, रिचर्ड निक्सन जीत कर आते हैं। लेकिन रिचर्ड निक्सन भी कम नहीं थे। रिचर्ड निक्सन अपने जो ट्रूप्स, जैसे ही रिचर्ड निक्सन जीत कर आते हैं, वो इनसे 2 कदम आगे निकल लेते हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव किस बेस पर जीता था कि मैं ये वॉर
खत्म करूंगा, अपने ट्रूप्स को वापस लेकर आऊंगा। लेकिन जैसे वो जीत कर आए, उन्होंने अपने और ट्रूप्स भेज दिए, और उन्होंने अपने और ट्रूप्स वियतनाम के अंदर भेज दिए। आप सोचिए, उन्होंने इतने ज्यादा भेज दिए थे। अच्छा, ये जब हुआ था, बताया था कि वहां पर ह्यूमन कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई थी, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा था लोगों को। अमेरिका में दंगे होने लगे थे कि आप कर क्या रहे हो भैया, वियतनाम सिंड्रोम करके भी एक वर्ड क्रिएट हो चुका था कि क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, है ना। चलिए, फिर वहां पर नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के ऊपर कब्जा कर लिया गया। किसके द्वारा? जिसे नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर कब्जा किया और 20 टन गोले दाग दिए। कितने? 20 टन, सॉरी 20,000 टन है, 20,000 टन गोले दाग दिए साउथ वियतनाम के ऊपर। किसने? नॉर्थ वियतनाम। इनकी लड़ाई तो चल ही रही थी ना, अमेरिका और नॉर्थ वियतनाम की भी चल रही थी, प्लस साउथ वियतनाम नॉर्थ वियतनाम की चल रही थी। यहां पर एक देश भैया गेम फील्ड बना हुआ था, बैटल फील्ड बना हुआ था पूरी तरीके से। साउथ वियतनाम नॉर्थ अलग फ्रंट पर लड़ रहे हैं, और अमेरिका और वियतनाम अलग फ्रंट पर लड़ रहे हैं, नॉर्थ वियतनाम अलग फ्रंट पर लड़ रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा था। चलिए, तो ये सब चलता है अपना। अच्छा, ये सारी बातें कहां से लीक हुई कि इन्होंने और ज्यादा अपने ट्रूप्स भेज दिए थे। ये जो पेंटागन पेपर लीक हुए थे, जो पेंटागन पेपर लीक का मामला जो आया था, जहां पर इनके खुफिया जो जितने भी कह सकते हैं कि खुफिया दस्तावेज थे, वो सारे लीक हो चुके थे। तो वो इसके अंदर आया था। अच्छा, एक बात और याद रखने वाली है, अमेरिका का अगर कोई भी पेपर लीक हो रहा है, सीक्रेट पेपर लीक हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो लीक बड़े बाय चांस हो गया है या गलती से हो गया है। इसको लीक करने के पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी होती है, इसके लीक करने के पीछे भी एक घटनाएं होती हैं। क्या पता किसी ने जानबूझकर किया हो, क्या पता सीआईए सामने से करवा रही हो। जैसे जॉन एफ कैनेडी की हत्या आज तक पता नहीं चल पाई है, क्या पता वो सीआईए ने कराया हो, क्योंकि बे ऑफ पिक्स फेल हो गया था इनका, इसलिए सीआईए की बात नहीं मानी गई थी, है ना। इसलिए जॉन एफ कैनेडी ने सीआईए की बात नहीं मांगनी थी, इसलिए। तो क्या पता ये जो पेपर लीक्स हुए हैं, पेंटागन पेपर लीक हुए हैं, ये भी क्या पता किसी के सीक्रेट एजेंट के द्वारा करवाए गए हों। तो पता चले कि इस प्रेसिडेंट ने देखो हमारे देश का ये हाल किया था, उस समय हम कहां होते। चलिए चलिए, है ना। फिर 1973 का पीरियड आता है, 1973 का समय आता है, और पेरिस के अंदर एक ट्रीटी होती है। क्या होती है? पेरिस के अंदर एक एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में क्या होता है भैया कि हमें पीस चाहिए। तो 1974 के अंदर, 1974 में एक पीस एग्रीमेंट होता है कि हमें पीस चाहिए यहाँ के अंदर, लेकिन वो भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाता है। वैसे ही 1974 के अंदर, 1974 के अंदर एक दौर और आता है, और फिर वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि 1974 के अंदर नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है, कि नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम के ऊपर पूरे तरीके से कब्जा कर लेता है। अब वो बोलता है आज से ये मेरी ही टेरिटरी होगी, तो पूरे तरीके से कब्जा कर लेता है। और 1 अप्रैल को कब्जा करता है, और 25 अप्रैल फिर दौर आता है 25 अप्रैल का, 25 अप्रैल 1975। और 25 अप्रैल 1975 को ये कहते हैं कि अब हम पूरे तरीके से आजाद हैं। क्या है? अब हम पूरे तरीके से आजाद हैं। और यहां से जो उनके दूसरे जो साउथ वियतनाम के अंदर उन्होंने एक और प्रेसिडेंट बिठाए हुए थे, ठीक है, उनका नाम था हुआन वान, प्रेसिडेंट हुआन वान। जो साउथ वियतनाम के अंदर जब वो जेम चले गए थे अपने 9 दिन जेम, उसके बाद एक और आए थे, वो थे हुआन वान। जो प्रेसिडेंट बैठे हुए थे वो अपने भाग गए। क्या हो गए? वहां से भाग चुके थे, वो वहां से वो फ्लाई कर गए, ठीक है। वहां से भागकर अब ये नहीं पता कहां गए, तो वहां से वो फ्लाई कर गए, ठीक है, वहां से भाग गए। और 30 अप्रैल 1975 को ये वॉर खत्म होता है। कब होता है कि भैया ये 30 अप्रैल 1975 को ये वियतनाम वॉर जो है वो खत्म होता है। हालांकि लोगों का कहना यह भी था कि हमारे जो होची मिन थे, होची मिन अभी जिंदा नहीं थे तभी, ये
64 या फिर 68 के टाइम पे ये चले गए थे, मतलब कह सकते हैं इनकी डेथ हो गई थी। तो लोगों का मानना यही था कि हमारे होची मिन्ह होते ज्यादा अच्छा लगता हमें, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर एक्चुअली हार जो देखी जाए तो वो हुई थी वियतनाम अमेरिका की। जीत किसकी हुई? कम्युनिस्ट नेशन की हुई। किसकी हुई? रशिया की हुई, चाइना की हुई, ठीक है। इन लोगों की क्या हुई? चाइना की, रशिया की, एक्चुअली में इनकी ही जीत मानी जाती है। और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी किसकी हुई? तो अगर मैं एक डाटा निकाल के दूं आपको, देखिए, अगर मैं एक आपको डाटा निकाल के दूं तो वो निकल कर आता है, चलिए, ना, चलिए, अगर मैं आपको एक डाटा निकाल कर दूं तो वो डाटा है कि भैया 60,000, कितने? 60,000 यूएसए के जो ट्रूप्स थे उनकी डेथ हुई, मतलब वो कैजुअलिटी हुई। प्लस नॉर्थ वियतनाम ने, इसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कतें जो हुई हैं नॉर्थ वियतनाम को हुई हैं। नॉर्थ वियतनाम ने ही सब कुछ सहा है। तो नॉर्थ वियतनाम की जो कैजुअलिटी थी वो थी 1 करोड़। कितनी थी? 1 CR डेथ हुई थी इसके अंदर। इसके अंदर 1 CR डेथ हुई थी। आप सोचिए 1 CR इसके अंदर डेथ हुई थी, इसके अंदर नॉर्थ वियतनाम के पीपल्स के अंदर, सोचिए आप। चलिए, और नॉर्थ वियतनाम के जो सैनिक थे उनकी हुई थी 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वियतनाम के सोल्जर्स, जो उनके ट्रूप्स थे, वो मारे गए थे। ये इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहे थे, देखिए आप, है ना। और 20 लाख लोग को अब तो पता ही नहीं चला। 20 लाख जो लोग थे वो, उनका तो भैया पता ही नहीं चला। नहीं, 20 लाख लोग जो थे वो साउथ वियतनाम से थे। 20 लाख लोग साउथ वियतनाम से मारे गए, 1 करोड़ लोग नॉर्थ वियतनाम से मारे गए, 2.5 लाख तो टोटल कैजुअलिटी सोल्जर्स की हुई, और 60,000 अमेरिकी ट्रूप्स मारे गए। इसीलिए अमेरिका के ऊपर दबाव था, और अमेरिका यहां से इसी दबाव के चलते बाहर निकला, और इसी दबाव के चलते यहां से वियतनाम को छोड़कर भाग गया। और एट द एंड यहां से जो भागकर निकला वो था अमेरिका। असली जीत किसकी हुई? तो असली जीत हुई रशिया की, चाइना की और वियतनाम, मतलब नॉर्थ वियतनाम की। क्योंकि एट द एंड नॉर्थ वियतनाम ने ही पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया था। नॉर्थ वियतनाम ने ही पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया था, और लास्ट में अमेरिका यहां से दुम दबाकर भाग गया। अमेरिका आज तक जिस भी वॉर में गया है वो वहां से निकल नहीं पाया है। आप इतिहास उठाकर देखिए, चाहे आप यूएस और इराक का वॉर देखिए, तब भी वहां से वो ऐसे ही निकला। यूएस का ईरान का वॉर देख लीजिए, फंसा हुआ है। यूएस अफगानिस्तान वॉर देख लीजिए, वहां से भी ऐसे ही निकला। यूएस वियतनाम में वॉर देख लीजिए, ऐसे ही निकला। चाहे आप कोरियन वॉर देख लीजिए, तब भी वो ऐसे ही निकला। मतलब यहां से वो हार कर ही निकला है, जीत कर नहीं निकला। अफगानिस्तान तो बहुत बहुत बुरी तरह हार कर निकला था। 2001 में घुसा था, 2021 में निकल पाया है, वो भी हार कर ही निकला था। तो तालिबान, जब कतर ने तालिबान और अपने यूएस की डील कराई थी उसके बाद, सोचिए। तो अगर आपको ये लगता है कि अमेरिका पावरफुल है, हाँ हाँ है, नो डाउट वो बहुत पावरफुल है, लेकिन उसकी घुसने की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन निकलने की नहीं है। वो जिस भी वॉर में जाता है निकल नहीं पाता है। देखिए क्या चलते हैं देश के, दुनिया के क्या हालात चलते हैं, लेकिन वियतनाम वॉर से वो बुरी तरह हार कर निकला, और इस तरीके से वियतनाम वॉर खत्म हुआ। और आज का वियतनाम जो है पूरा वियतनाम है, आप जाइए, अच्छा वहां पर कल्चर है, वहां पर अब टूरिज्म बहुत अच्छा है, ये सब हमें देखने को वहां पर मिलता है। तो टूरिज्म हुआ या फिर बहुत सारी चीजें हुई वहां पर देखने के लिए, लोग देश विदेश से वहां पर घूमने के लिए आते हैं। तो आज के टाइम पर बहुत बढ़िया देश है वियतनाम। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आए हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, है ना। क्योंकि आप जब भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो एक भैया अंदर से मोटिवेशन आता है और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री की, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड इवेंट से कुछ ना कुछ मैं टॉपिक लाता रहूंगा। और बहुत जल्दी ही मैं अपनी एक लक्ष्मीकांत की सीरीज भी लेकर आने वाला हूं।
तो आपको वो भी बहुत अच्छे से करनी है। लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की पूरी सीरीज लेके आने वाला। चलो, थैंक यू सो मच।